मित्रों, 10 मई को कर्नाटक में वोट पड़ने जा रहे हैं। जब यह चुनाव शुरू हुआ उस वक्त कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी समर्थित अखबारों के द्वारा यह कहा गया कि कर्नाटक कांग्रेस पार्टी बहुत आराम से जीत रही है। लेकिन इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक के चुनाव में एक एंट्री होती है, जब उनके रोड शो शुरू होते हैं, जब उनकी रैलियां शुरू होती हैं, तो इसके बाद कर्नाटक का चुनाव पलटना शुरू होता है और ऐसा लगता है कि जो समर्थन का दावा कांग्रेस पार्टी पहले कर रही थी वैसा समर्थन तो अब नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत बैकफुट पे आना पड़ा अचानक से इस चुनाव में। आगे उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आगे बताएंगे। इसके अलावा अमित शाह ने यह कहा है कि इस बात की पूरी गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से साफ होने जा रही है। यह जो बयान है आपको आगे में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं कि जो मोदी रोड शो कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर, उसको किस तरह का जन समर्थन है। मैं जहां जहां कर्नाटका में गया हूं और आज जो बेंगलुरु में देखा है, मैं विश्वास से कहता हूं ये कर्नाटका का चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटका की जनता लड़ रही है। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। मित्रों, इस चुनाव में पहले प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ 15 रैलियां तय हुई थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी को ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही थी वो शायद उनके खिलाफ थी, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा इस जंग में झोंकने की शायद कोशिश पहले नहीं की गई। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने 2 बहुत बड़ी गलतियां कर दी, इसके बाद जो मोदी की रैलियां थी उनकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। यानी पहले मोदी ये तय था कि वो 15 रैलियां करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसके बाद की जो है मोदी की 22 रैलियां बाद में निश्चित की गई। तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 2 सबसे बड़ी गलतियां की। एक तो ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सांप है, जहरीले सांप है, और खड़गे के बेटे ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नालायक बेटे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी ने यह की कि उन्होंने बजरंग दल को पीएफआई के समकक्ष खड़ा कर दिया, और न ही समकक्ष खड़ा किया बल्कि एक संकेत किया कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा सकती है। और यही वजह है कि इन 2 गलतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां अचानक कर्नाटक में बढ़ा दी गई। लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। और जब कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का चुनावी वादा किया, उसके बाद पूरे चुनावी परिदृश्य में देखा जाए तो हिमंता बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ, ये 2 जो बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्व के पैरोकार नेता हैं, इन दोनों की जो भूमिका थी वो अचानक से कर्नाटक के अंदर बढ़ा दी गई, या यूं कहें कि बढ़ गई। और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक के अंदर चुनाव प्रचार किया और उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंधित करने की जो बात कही कांग्रेस पार्टी ने, इसको योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे हिंदू आस्था पर एक हमला बताया। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ करके
एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, आज वे सभी कहीं न कहीं एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। मित्रों, कर्नाटक के अंदर जाति का खेल भी बहुत जबरदस्त है। यहां पे जो लिंगायत समुदाय है या जो लिंगायत जो समाज है, उसकी जो वोट परसेंट है वो लगभग 17% वोट है। इसके अलावा जो वोकालिगा है, उनकी जो वोट परसेंट है वो लगभग 14% है। तो जो डीके शिव कुमार है, जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अघोषित रूप से कर्नाटक के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो वोकालिगा समुदाय से आते हैं, यानी उनके पास करीब 14% वोट की ताकत है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो बीजेपी है, उसने आज तक कभी भी कर्नाटक के अंदर किसी वोकालिगा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। उन्होंने हमेशा लिंगायत समुदाय के ही नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया है। जैसे कि आप देखिए, येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं। तो दरअसल जो वोकालिगा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है, ऐसा दावा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो अमित शाह हैं, अमित शाह ने एक चुनावी रैली में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस भी चुनाव में आकर कांग्रेस की गारंटी लेते हैं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर साफ हो जाती है। क्या कहा उन्होंने और क्या उन्होंने भविष्यवाणी की है, जरा एक बार देखिए। मैं आपको कहकर जाता हूं, अरे मेरा जो गारंटी है ना, कांग्रेस जैसा गारंटी नहीं है। अभी एक गारंटी राहुल बाबा भी बांट रहे हैं, ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। अरे राहुल बाबा, भैया आपने गुजरात में भी गारंटियां बांटी, गुजरात में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। आपने उत्तर प्रदेश में गारंटी बांटी, 325 में सिर्फ 425 में सिर्फ एक सीट आई। आपने आसाम में गारंटी बांटी, कांग्रेस साफ। आपने उत्तराखंड में गारंटी बांटी, उत्तराखंड में कांग्रेस हार गई। आपने त्रिपुरा में गारंटी बांटी, त्रिपुरा में हार गए। आपने नागालैंड और मणिपुर में गारंटी बांटी, वहां पर भी हार गए। और मुझे तो अच्छा लगा कि यहां पर भी गारंटी बांटने आए हो तो कर्नाटक में भी साफ हो जाएगा। अरे माताओं, भाइयों, बहनों, जिसकी कोई आबरू ही न हो, इसकी गारंटी को कोई मानता है? भला बताओ, मानता है? ये कांग्रेस की सारी गारंटियों का टोटल करो तो कर्नाटक के बजट जितना होता है। अबे राहुल बाबा को मालूम नहीं है, कन्नडिगा सब हिसाब किताब करते हैं, और कित्तूर कर्नाटक वाले तो ज्यादा हिसाब किताब करते हैं। भाई, उनको मालूम है कि ये सारा आपका वादा सच हुआ तो मास्टर की तनख्वाह कहां से करोगे? बजट ही नहीं बचेगा। ये हमारे पुलिस भाई खड़े हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। बिजली का बिल कैसे करोगे? विधानसभा कैसे चलाओगे? अरे जरा वादा करते हो तो हिसाब किताब तो देकर करो, हिसाब किताब तो देकर करो। तो आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी अब शायद ये रणनीति बना ली है कि झूठे वादे करके, लोक लुभावन पॉलिटिक्स करके चुनाव को जीता जाए।
तो ठीक उसी तरह से जैसा उसने हिमाचल में किया था कांग्रेस पार्टी ने, वैसे ही कर्नाटक में वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि जो कोई भी स्नातक कर लेगा, चाहे वो बेरोजगार अगर है, तो उसको 3,000 रुपए प्रति महीना देंगे। अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसको 1,500 रुपए प्रति महीना देंगे। अगर कोई घर की महिला है जो कि मुखिया है तो उसको 2,000 रुपए प्रति महीना देंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि वो जो बिजली बिल है उसमें 200 यूनिट जो है वो फ्री कर देंगे। लेकिन हमने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह के वादे किए थे, लेकिन जब वो सरकार में आए तो उन्होंने पेट्रोल की कीमत 4 रुपए बढ़ा दी प्रति लीटर। तो इसी मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के अंदर उठाया और यह कहा कि जिस तरह से उन्होंने झूठे वादे हिमाचल के प्रदेश के अंदर किए, ठीक वैसे ही वादे वो कर्नाटक में कर रहे हैं और जनता को इन झूठे वादों का शिकार नहीं होना है। झूठी गारंटी देकर के हिमाचल में सरकार में आई, ऐसी गारंटियां दी जो यहां दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि वो पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट के बाद जब पत्रकारों ने कांग्रेस को पूछा कि भाई तुम्हारी गारंटी का क्या हुआ, तो क्या जवाब दिया? कमेटी बनाई है, कमेटी बताएगी। क्या ये गारंटी हुई? क्या ये गारंटी हुई? क्या ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? यानी चुनाव से पहले गारंटी बांटना, झूठा कमिटमेंट करना और चुनाव के बाद कमेटी का झुंझुना। हिमाचल में कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में वो महिलाओं को 1,500 रुपये, 1,500 रुपया महिलाओं के खाते में जमा कराएंगे, ये उन्होंने गारंटी दी थी। और आप जानकर के चौंक जाएंगे कि जब पत्रकारों ने उनको पूछा, असेंबली में विपक्ष ने पूछा, भाजपा ने जवाब मांगा, तो क्या जवाब दिया? 1,500 रुपया नहीं, जवाब ये मिला कमेटी बनाई है, कमेटी का रिपोर्ट आएगा। यानी चुनाव से पहले झूठा कमिटमेंट, चुनाव के बाद कमेटी का झुंझुना। स्नेहितरे, हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस ने, मैं ये हिमाचल का उदाहरण इसलिए देता हूं कि अभी थोड़े समय पहले उनकी सरकार बनी है। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगी। ये फैशन हो गई है, यहां भी गारंटी बांट रहे ना, वहां भी ऐसा ही झूठ बोला था। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 1 अप्रैल को हिमाचल के लोगों को बिजली का झटका दे दिया। हिमाचल सरकार ने बिजली के दाम मुफ्त छोड़ो बढ़ा दिए। चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा और चुनाव के बाद बिजली के दाम बढ़ा देना। क्या ऐसी कांग्रेस पर कोई भरोसा करेगा? दोनों हाथ ऊपर करके ताकत से बताओ, कोई भरोसा करेगा? ऐसी कांग्रेस पर कोई विश्वास कर सकता है? अब वहां के गरीब और मिडिल क्लास कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस यहां भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाली है। इसलिए कर्नाटका को भी सतर्क रहना है। दोस्तों, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी कर्नाटक के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो उसने मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया था, लेकिन बीजेपी ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया। बीजेपी ने अब अपनी रैलियों में यह कहना शुरू किया है कि हम तो इस आरक्षण को रद्द करके, जो आरक्षण गलत दिया गया था मुसलमानों को, इसको रद्द करके हम वोका लिग्गा और लिंगायत जो समुदाय है उसको आरक्षण का लाभ दे रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। और इसके अलावा बीजेपी को अपने लाभार्थी वोट बैंक पर काफी बड़ा भरोसा है। पिछले 9 वर्षों में
गरीबों के लिए करीब करीब 4 करोड़ पक्के घर बनवाए हैं। 4 करोड़ घर दोस्तों, यानी दुनिया के कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है, इतने घर हमने बनवाए हैं। और इनमें से 3 करोड़ से ज्यादा घर गांव में बने हैं, गांवों में बने हैं। और खुशी की बात है, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है, मेरी माताओं बहनों के लिए भी खुशी की बात है। इसमें भी ये जो 3 करोड़ से ज्यादा गांव के घर, 1 करोड़ के ज्यादा शहरों के घर, उनका भी ज्यादातर मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। हमारे यहां स्वभाव है, घर होगा पुरुष के नाम, गाड़ी होगी पुरुष के नाम, खेत होगा पुरुष के नाम, ऑफिस होगा पुरुष के नाम, दुकान होगा पुरुष के नाम, और अगर पति नहीं है तो बेटे के नाम, मां के नाम, महिला के नाम कुछ नहीं होता है। सही है ना? ये मोदी है जिसने बदल दिया। आज 3 करोड़ से ज्यादा घर की मालिक मेरी माताएं बहनें हैं। और ये जो घर बन रहे हैं ना आजकल, इन घरों की कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है, एक एक घर की कीमत। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी 3 करोड़ बहनें रक्षाबंधन के भी पहले 3 करोड़ बहनें घर की मालिक बनी, मतलब वो लखपति दीदी बन गई है, लखपति दीदी। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है इस चुनाव में। और जब चुनाव की इन्होंने शुरुआत की, उसी वक्त उन्होंने 50 लाख बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया है। दूसरी तरफ कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है इस समय पूरे भारत में जहां पर कि कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं, जो संगठन है, वो आज भी गांव-गांव तक है, आज भी बहुत गहरा है। तो ऐसे में देखना यह है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस की जो असली लड़ाई है कांटे की, वो कर्नाटक में हो रही है और इसका रिजल्ट क्या होता है मैं आपसे आगे बात करूंगा 13 मई को। लेकिन अभी इंतजार करते हैं, 10 मई के पहले वोट पड़ने वाले हैं, अब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। तो आज और कल का दिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार मित्र, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।